नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विवेक चौधरी हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी के तूफान पर। कल हमने हिंदी की फर्स्ट क्लास ली थी। उसमें आपने पढ़ा था कि हिंदी का कैसे विकास हुआ, संस्कृत से होते होते हुए कैसे किस प्रकार वो हिंदी में बदल गई। और आज हम इसकी दूसरी क्लास ले रहे हैं जिसमें उसका चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा की विभाषाएं व उसकी बोलियां। हिंदी खुद एक भाषा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कुल कितनी भाषाओं को संविधान के तौर पर कितनी मतलब उनको मान्यता प्राप्त है, कितनी भाषाओं को। तो भारत में जो है 22 भाषाओं को वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु लगभग सभी भाषाएं आती हैं। और विभाषा क्या होती है, बोलियां क्या होती हैं। तो भाषा तो खुद अपने आप में एक, जैसे हिंदी, इंग्लिश वगैरह ये हो गई हैं। और भाषा से उपभाषा, फिर बोलियां कैसे बनती हैं। देखो, भाषा थोड़ा लार्ज एरिया में मतलब बड़े से क्षेत्र में बोले जाने वाले उसको कहते हैं। विभाषा थोड़ा सा कम उसका क्षेत्र हो जाता है और बोलियों का तो बिल्कुल छोटा क्षेत्र हो जाता है। जैसे बिल्कुल अपने आस पड़ोस में जो बोली बोली जाती है, जैसे हमारे खड़ी बोली बोली जाती है, कहीं पर ब्रज बोली बोली जाती है, कहीं पर बघेली बोली जाती है, इस प्रकार। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बोली कहते किसके हैं, किसको है। तो बोली वह उपभाषा का छोटा मानक जो छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है उसको बोली कहते हैं। अब बात करते हैं विभाषा या उसको उपभाषा भी कह सकते हैं कि बोली से उपभाषा कैसे बनती है। जब कोई साहित्य किसी बोली में लिखा जाए, तो फिर वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। जब कोई साहित्य किसी बोली में लिखा जाए तो वह बोली न रहकर विभाषा बन जाती है, जिसको हम उपभाषा के नाम से भी जानते हैं। अब इससे ऊपर आती है भाषा, जो सबसे मेन है इनमें से। तो भाषा कैसे बनती है। जब किसी विभाषा या उपभाषा को उपभाषा या विभाषा को मान्यता मिल जाती है तो वह भाषा कहलाती है। इसकी एक और परिभाषा, भाषा वह होती है जिससे हम किसी दूसरे व्यक्ति से हम उसके मन के भावों और विचारों को समझ सकते हैं और हम अपने विचारों को उसके सामने प्रकट कर सकते हैं, चाहे वो लिखकर, चाहे वो बोलकर। मतलब किसी भी माध्यम से हम अपने विचार दूसरों को प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरों के विचार हम ग्रहण कर सकते हैं। तो वो भाषा कहलाती है। भाषा से बनती है उसकी सब कैटेगरी, जिसको कहते हैं उपभाषा, और उपभाषा से छोटी होती हैं बोलियां। ठीक है। तो भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक तौर पर लिया गया है, वो है 22 भाषाएं। शुरुआत में ये कम थी, जो अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं, हिंदी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो है 5। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। वो अभी बताते हैं कौन कौन सी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं। भारत में नहीं, हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं। तो बोली है हिंदी भाषा की 18 बोली हैं। वैसे भारत की बात करें, पूरे भारत में
कुल, क्लियर तो नहीं है लेकिन लगभग 1600 बोलियां बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं। पूरे भारतवर्ष में लगभग 1600 के आसपास की बोलियां बोली जाती हैं। इतना क्लियर हुआ। अब संविधान में कब इसको मान्यता मिली, कब इसको राजभाषा घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 में एक बैठक हुई। 14 सितंबर 1949 में एक बैठक हुई संसद में, सभी उसमें मंत्री वगैरह पूरे देश के बैठे हुए थे। तो उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना चाह रहे थे सभी लोग कि राष्ट्रभाषा बनाया जाए। परंतु पूरे भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं जहां पर हिंदी का इतना ज्ञान नहीं होता। इस वजह से तो जो साउथ के कुछ मंत्री वगैरह वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इसको राष्ट्रभाषा ना बनाया जाए, राजभाषा बना सकते हैं। तो तब इसमें एक निर्णय लिया गया। निर्णय क्या लिया गया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। राजभाषा, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कार्यालय में होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ भारतवर्ष में। इसीलिए 14 सितंबर भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आजकल जीके में और हिंदी में काफी पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ इसमें? हाँ, शुरुआत में जब संविधान पारित हुआ 26 जनवरी 1950 को कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त था संविधानिक भारत में? ये क्वेश्चन भी आमतौर पर खास हो जाता है क्योंकि शुरुआत में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त नहीं था। 26 जनवरी 1950 को कुल 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। अब उस समय 14 थी भाषाएं, लेकिन अब क्या है? अब 22 हैं। तो वो किस किस प्रकार बढ़ती चली गई हैं उसको क्रमागत लिखवाया जा रहा है। आप उसको लिख लीजिए क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि किस संशोधन के तहत किसी भाषा को उसमें रखा गया है। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ इसमें, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि किस अनुसूची में इसको रखा गया। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल्स था, वो कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 343A में हिंदी को राजभाषा कहा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 343A के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा माना गया। इसके बाद तो 26 जनवरी 1950 को कितनी राजभाषाएं थी? कितनी भाषाएं मतलब संविधान में थी? 14 थी। उसके बाद जो 21वां संशोधन संविधान में किया गया, वो सन था 1967। 1967 को एक भाषा और जुड़ गई इसमें, कुल मिलाकर 15 हो गई। यहाँ पर वो कौन सी भाषा थी? वो सिंधी थी। सिंधी भाषा और जुड़ गई, तो कुल मिलाकर 1967 में 15 भाषाएं संविधान में हो चुकी थी। इसके बाद 71वां संशोधन
71वां संशोधन 1992। 71वां संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को इसमें और शामिल किया गया। वो कौन कौन सी थी? तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लिख रहे हैं, उसको याद कर सकते हैं। नमक, नमक से 3 भाषाएं निकल के आती हैं। पहली है नेपाली, और दूसरी है मणिपुरी, और तीसरी है कोंकणी। ये 3 भाषाओं को और जोड़ा गया 71वां संशोधन 1992 में। तो अब कितनी हो चुके हैं? 15 और 3 18। अभी 4 भाषाएं और हैं जो एक अन्य संशोधन में उसको शामिल किया गया। वो संशोधन था 92, 92वां संशोधन 2003। 92वां संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को और शामिल कर लिया गया। वो कौन कौन सी थी? उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं हम? उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, MSDB, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। परंतु इसके नाम क्या क्या थे, कौन कौन सी भाषाएं थी? पहली मैथिली, दूसरी संथाली, तीसरी डोगरी, और चौथी बोडो। इन सभी को शामिल करते हुए संविधान में 22 भाषा शामिल हो चुकी थी। ठीक है, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। इसको कृपया करके नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी भी कोई सा क्वेश्चन आ सकता है कि किस संशोधन के अंतर्गत ये भाषा संविधान में शामिल की गई। अब नेक्स्ट चलते हैं बोली की तरफ। हिंदी भाषा की उपभाषाएं, क्योंकि हिंदी से भाषा से पहले उपभाषाएं बनेंगी, उसके बाद बोली आएंगी। तो हिंदी भाषा की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो वो है 5। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। कौन कौन सी हैं? पूरब से लेकर पश्चिम तक याद करना है इसको। वो कैसे? पहली पूर्वी हिंदी, दूसरी पूरब के पास में बिहार आता है तो बिहारी हिंदी, पूरब में मतलब बिहार आता है तो उससे उसी के पास से ली गई है बिहारी हिंदी। तीसरी याद रखना है पश्चिमी हिंदी, चौथी है राजस्थानी हिंदी, और पांचवी है पहाड़ी हिंदी। पांचवी है पहाड़ी हिंदी। ये हिंदी भाषा को 5 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 5 उपभाषाएं हैं हिंदी भाषा की। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, और लास्ट है पहाड़ी हिंदी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से इन सभी के बनते हैं कि ये किस किस अपभ्रंश से इनका उदय हुआ है। तो इनके अपभ्रंश इनके आगे नोट कर लीजिए। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से इसका उदय हुआ है? तो इसका उदय हुआ है अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का उदय जो हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का उदय किस अपभ्रंश से किया हुआ है? तो उसका नाम है मागधी, मागधी अपभ्रंश से। ओके। थर्ड, पश्चिमी हिंदी, इसका उदय किस अपभ्रंश से हुआ है? तो उसका नाम है शोरसैनी।
और एक बात और, ये अपभ्रंश जो है ये महाजनपदों से रिलेटिव रखते हैं। जैसे कि पहले सूरसेन नामक एक महाजनपद रहा करता था, होता था, तो उस महाजनपद के अंतर्गत जो बोली जाती थी, जो भी भाषा बोली जाती थी, तो वो सभी सोरसैनी के अंतर्गत आती थी। उसी प्रकार मगध महाजनपद के आसपास की सभी जो भाषाएं, मतलब जो भी बोली बोली जाती थी, वो सभी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती थी। फोर्थ जो है राजस्थानी हिंदी, ये भी सोरसेनी ही का ही भाग है। सोरसेनी अपभ्रंश से ही इसका उदय हुआ है। और लास्ट पहाड़ी हिंदी का उदय किससे हुआ है, तो उसका नाम है खस, खस अपभ्रंश। परंतु खस भी सोरसेनी से ही रिलेटिव है, इसलिए इसको खस सोरसेनी कह सकते हैं, खस सोरसेनी। ठीक है, सभी हिंदी की उप कैटेगरी जो है, इसकी सब कैटेगरी, उसके अपभ्रंश इनके सामने लिखे हुए हैं, कृपया करके इनको नोट कर लीजिए। और कौन सी उपभाषा की कुल कितनी बोलियां हैं, अब चलते हैं बोली की तरफ, कितनी बोलियां बोली गई हैं हिंदी में। हिंदी भाषा की बोलियां, तो हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं, उनकी संख्या है 18। 18 बोलियां बोली जाती हैं। कौन सी हिंदी के तहत आती हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में काफी बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 3 तो ऐसी होंगी जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी और 1 नहीं आएगी। इस तरह के क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आते हैं, इसलिए इनको भी तैयार कर लीजिए। पहली क्या लिखवाया था, पूर्वी हिंदी लिखवाया था। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से इसका उदय था, अर्धमागधी से। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती हैं, फर्स्ट इसका आंसर है 3 बोलियां बोली जाती हैं। 3 बोलियां कौन कौन सी हैं, उसको याद करेंगे हम ए बी सी के तरीके से। ए बी सी अर्थात ए से अवधि, ए से अवधि, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं। अधिकतर यूपी की एग्जाम में यूपी के कुछ जिले ही के बारे में इसका वर्णन आता है कि मतलब कौन अवधि किस जिले में बोली जाती है। तो अवधि के कुछ क्षेत्र उनके लिख लीजिए, कौन कौन से हैं अवधि। एक अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ, और कौन सा क्षेत्र आएगा, इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज है, सुल्तानपुर, ये जो जिले हैं सब अवधी बोली बोलते हैं इनके रहने वाले लोग। अब बात करते हैं बघेली कहां पर बोली जाती है। तो बघेली को याद करने के लिए एक ये चीज याद रखिए कि यूपी व छत्तीसगढ़, यूपी व छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के अंतर्गत आने वाले जिले, मतलब जो एरिया यूपी और छत्तीसगढ़ थोड़ा सा आपस में, छत्तीसगढ़ के आसपास है जो यूपी के जो कुछ क्षेत्र, उसके अंतर्गत बघेली बोली जाती है। अधिकतर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जो बघेली का इस्तेमाल जहां पर होता है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ी, ये पूरे छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में ही बोली जाती है। केवल यूपी का इसमें जो है अवधि का ज्यादा है। और अवधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास की। रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास की। और किस बोली में इसका वर्णन है, तो वो अवधि में लिखे गया है।
ये हमारा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। तो किस बोली में इसको लिखा गया है, किस बोली के अंतर्गत आती है, ये अवधी के। और विनय पत्रिका, एक क्वेश्चन आता है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, सूरदास जी की। परंतु यह अवधी के अंतर्गत नहीं आती। सूरदास जी अधिकतर जो अपनी जो ब्रज भाषा में लिखते थे, या ब्रज बोली में कह सकते हैं उसको, विनय पत्रिका जो लिखी गई है वो ब्रज भाषा या ब्रज बोली में लिखी गई है। अब ब्रज भाषा क्यों कहा जाता है, इसका ब्रज होती क्या है बोली, लेकिन इसको भाषा क्यों कहा गया है। अभी बताया था कि बोली क्या होती है, कुछ छोटे से विशेष स्थानों में बोली जाने वाली को बोली कहते हैं। लेकिन जब बोली में किसी साहित्य का लेखन स्टार्ट हो जाता है तो फिर वह बोली ना रहकर वो विभाषा बन जाती है, या उसको मान्यता मिल जाती है, या उसका मतलब विकास होने लगता है। तो तब इसलिए ब्रज को बोली भी कह सकते हैं, भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी क्लियर हुई। उसके अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती हैं, ABC, अवधी, बघेली एंड छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट सेकंड क्या लिखवाया था इसमें, पूर्वी हिंदी के बाद आता है नंबर बिहारी हिंदी का। बिहारी हिंदी, इसकी कुल कितनी बोलियां हैं, तो इसकी भी 3 बोलियां हैं। इसके अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, MMB, क्या नाम है उनका, MMB। अब इनका नाम क्लियर करें। पी से क्या हुआ, भोजपुरी। M से क्या हुआ, मैथिली। और दूसरे M से क्या हुआ, बिहारी हिंदी में कुल 3 बोलियां बोली जाती हैं, जिसको याद करने का तरीका है MMB, मैथिली, भोजपुरी, और तीसरी का नाम बताइए, इसका नाम है मगही। मगही। अब इनके बोले जाने वाले क्षेत्र मैथिली और मगही, ये दोनों जो बोलियां हैं ये टोटल बिहार में बोली जाती हैं। भागलपुर, पटना जैसे जो लगभग सभी पूरे बिहार में मैथिली और मगही का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भोजपुरी ऐसी बोली है जो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिसमें भोजपुरी बोली जाती है, तो उसके वो जिले नोट कर लीजिए, गोंडा, बलिया, बस्ती, बनारस, जौनपुर आदि जो जिले हैं वो भोजपुरी बोली का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से दूसरा जो उपभाषा थी बिहारी हिंदी, वो भी क्लियर हुई। उसमें 3 बोलियां बोली जाती हैं, MMB, मैथिली, मगही एंड भोजपुरी। अब बात करते हैं तीसरा नंबर की। थर्ड नंबर था पश्चिमी हिंदी। जो वेस्ट हिंदी है पश्चिम क्षेत्रों में बोली जाती है। तो पश्चिमी हिंदी का उदय किस अपभ्रंश से हुआ था, वो हुआ था शौरसेनी से। किस किस का हुआ था, पश्चिमी का और राजस्थानी का, और तीसरी पहाड़ी भी जो खस शौरसेनी से ही संबंध रखता है। तो तीनों का उदय जो हुआ था वो शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ था। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो इसका आंसर है 5 बोलियां बोली जाती हैं। वो कौन कौन सी है, उसको किस तरीके से याद करना है, तो उसको ऐसे याद करना, कब कब है। जैसे किसी से कोई टाइम कोई पूछने लगता है कि वो कब कब है, इस तरीके से याद कर लेना। कब पहले के का मतलब क्या हुआ, उसका नाम है खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहा जाता है। कौरवी अर्थात खड़ी बोली सबसे प्राचीन बोली है, सबसे मुख्य बोली है हिंदी की खड़ी बोली, जिसमें
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपने नाटक व उपन्यास लिखे थे। अपने गद्य की रचना जो की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, वो खड़ी बोली में ही स्टार्ट की थी। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो भी खड़ी बोली में ही है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार है। सेकंड नंबर किसका आता है? ब्रज भाषा। ब्रज, लेकिन यहाँ भाषा नहीं कहलाई जाएगी, इस जगह बोली कहलाई जाएगी है। तो ब्रज बोली दूसरे नंबर पे आ गई है। कहाँ कहाँ बोली जाती है, थोड़ा इनके क्षेत्र अभी लिखवाएंगे। तीसरा नंबर को क्लियर करें। कौरवी, ब्रज बोली, तीसरी का नाम क्या है? कन्नौजी। तीसरी है कन्नौजी। चौथी कौरवी, ब्रजबोली, कन्नौजी, और एच से तो आप जानते ही है कौन सी है? हरियाणवी। हरियाणवी, इसको बांगरू नाम भी कहते हैं, बांगरू बोली भी कहते हैं। और इस बी का मतलब क्या है? बुंदेली। तो 5 बोलियां बोली जाती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। उनके विशेष क्षेत्र नोट कर लीजिए, कौन सी बोली कहां पर बोली जाती है। बात करते हैं कौरवी, जिसको खड़ी बोली कहा जाता है। वो कहां कहां बोली जाती है? मेरठ, दिल्ली, हस्तिनापुर, क्योंकि हस्तिनापुर का इसका मुख्य क्षेत्र है। हस्तिनापुर में महाभारत के समय कौरव निवास करते थे, इसीलिए इसका नाम कौरवी पड़ा। मेरठ, दिल्ली, हस्तिनापुर, बिजनौर, सहारनपुर, बुलंदशहर, जो भी पश्चिमी के जिले हैं, पश्चिम के जिले यूपी में, वो सभी खड़ी बोली का यूज करते हैं बोलते समय। सेकंड नंबर आता है ब्रज बोली। इसके क्षेत्र कहां कहां पर हैं, कहां कहां पर बोली जाती है ब्रज बोली? मथुरा का मुख्य क्षेत्र है, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, ये कुछ जिले हैं जिसमें ब्रज बोली का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा नंबर है कन्नौजी। तो कन्नौजी के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? कन्नौजी कहां कहां पर बोली जाती है? खुद अपने आप जिले कन्नौज में और इटावा में। इतना ज्यादा विस्तार नहीं है कन्नौजी का, लेकिन फिर भी 1-2 जिले जो हैं इसमें कन्नौजी का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं चौथे की, बुंदेली बोली कहां पर बोली जाती है? तो जो बुंदेलखंड के जो जिले हैं सब में बुंदेली का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे झांसी, ललितपुर। अब मध्य प्रदेश के कुछ जिले भी इसमें लगे हुए हैं, ग्वालियर, इंदौर, एमपी, मध्य प्रदेश। तो इसमें बुंदेली बोली का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है हरियाणवी, जिसको बांगरू नाम भी दिया गया है। वो समस्त हरियाणा में बोली जाती है, समस्त हरियाणा में। हरियाणवी बोली का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज और नोट कर लीजिए, इसमें जो खड़ी बोली है और हरियाणवी बोली है, इसको क्या नाम दिया गया है? इन दोनों को नाम दिया गया है आकार बहुला। खड़ी बोली व हरियाणवी को आकार बहुला नाम दिया गया है। नाम दिया गया है। जबकि जो 3 अन्य हैं, कौन कौन सी हैं वो? ब्रज, बुंदेली व कन्नौजी,
इसको क्या नाम दिया गया, इसको क्या इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओकार बहुला। नाम दोनों के सेम है लेकिन फिर भी इसमें आकार है, इसमें ओकार है, ओकार बहुला कहते हैं। तो 3 उपभाषाएं क्लियर हो चुकी हैं। अब नंबर आता है 4th, कौन सी है, राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी, इसके अंतर्गत भी 5 बोलियां बोली जाती हैं, 5 बोलियां बोली जाती हैं। तो वो कौन कौन सी है, उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं हम, के बी, एक सेकेंड, उसको किस तरीके से याद कर, 5 बोलियां हैं उसकी, के ट्रिपल एम बी, के ट्रिपल एम बी। फर्स्ट जयपुरी आएगी, सॉरी जयपुरी, इसको हम जे से कह सकते हैं, जे ट्रिपल एम बी। तो जे से क्या हुआ, जयपुरी, इसका नाम क्या हो सकता है, मेवाती, इसका नाम क्या हो सकता है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, और इसके अलावा कौन कौन सी और हो सकती हैं, एक मालवी है, एक मालवी है इसमें, और लास्ट है भीली। भीली जो राजस्थान में भील जनजाति के अंतर्गत आती है। तो जयपुरी जयपुर के आसपास के एरिया, जयपुर में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी क्षेत्र में, मारवाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में, और ये मालवी जो है दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है। इस तरीके से राजस्थानी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जे ट्रिपल एम बी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी एंड भीली। 4 सब कैटेगरी भाषाएं की क्लियर हो चुकी हैं। और अब लास्ट हेडिंग है 5, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है, खस, खस और सैनी से इसका उदय हुआ है। इसके अंतर्गत कुल 2 बोलियां बोली जाती हैं, कुल 2 बोलियां बोली जाती हैं। वो कौन कौन सी है, पहली कुमाऊनी, पहली है कुमाऊनी, दूसरी है गढ़वाली, गढ़वाली। और उनके कुछ विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं, कुमाऊनी के हैं नैनीताल, उत्तरकाशी, हरिद्वार, हरिद्वार। तो ये कुछ जिले हैं जो कुमाऊनी के अंतर्गत आते हैं, कुमाऊनी बोली का यूज करते हैं। और गढ़वाली, टिहरी, गढ़वाल व चंदौली, चंदौली, ये जिले जो है गढ़वाली का यूज करते हैं। इस तरीके से हिंदी भाषा, उसकी 5 उपभाषा, और 5 उपभाषा के अंतर्गत आती हैं 18 बोलियां। उनके विशेष क्षेत्र भी आपको लिखवा दिए गए हैं, उसको नोट्स अच्छी तरीके से कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि यूपी के कोई भी एग्जाम हो उसमें हिंदी की बोलियों का 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। दोबारा से उसको रिवाइज कर लीजिए। 14 सितंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया।
26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ, कितनी भाषाओं को संविधान के अंतर्गत रखा गया? उस समय 14 भाषाओं को। 21वें संशोधन 1967 में एक भाषा सिंधी इसमें जुड़ गई, 15 हो चुकी थी। फिर 71वां संशोधन 1992 में हुआ, उसमें 3 भाषा और उसमें जुड़ चुकी थी। कौन कौन सी थी वे? उसको नमक से याद किया था, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। और लास्ट में 92वां संशोधन जो हुआ 2003, उसमें 4 भाषा और उसमें जुड़ चुकी थी। इस प्रकार इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 343A। एक दो क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। सबसे प्राचीन बोली जिसको मुख्य कहा जा सकता है, वो कौन सी बोली है? वो है खड़ी बोली। इसका दूसरा नाम कोरबी है। प्राचीन बोली, खड़ी बोली। कौन सी बोली में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने गद्य की रचना की? तो उस खड़ी बोली में ही 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसी बोली में अपने गद्य की रचना की। गद्य की रचनाएं की। अमीर खुसरो की रचनाएं भी इसी में आती हैं। और कल की क्लास में पढ़ाया था, 3rd नंबर जो है खड़ी बोली में गद्य व पद के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं भी इसमें ही आती हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में बताना। और आपका ये चैप्टर लगभग क्लियर सा हो चुका है। कल मैं इसके जितने भी इसके क्वेश्चन तैयार होते हैं वो लाने की कोशिश करूंगा, और आप उसके अच्छा सा अध्ययन कर लेना, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद।